प्लीज वेलकम एंड हम पूरा टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करना है। थैंक यू सर। Good afternoon. Thank you to the entire business community for having me here. Ravi Prasad ji, thank you for organizing this, and to all the ladies and gentlemen. Well, I see only one lady, I think, in the room. And the other lady, of course, is here. So two ladies and gentlemen, yes. All of you, a very good afternoon. About 5 years ago, I think it was May 2000, in fact 6 years ago, May 2014, रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था काचीगुड़ा में। पता नहीं इसमें से आप लोग कितने लोग थे वहाँ पे? ऑलमोस्ट हैं। अच्छा, सो दिस वाज एग्जैक्टली आई थिंक 20 days बिफोर आई बिकेम अ मिनिस्टर। मैं जो है जून 2, 2014 के दिन मैंने अपना पद संभाला था, तो उससे शायद 15-20 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपके मन में इतने शंकाएं थे, इतने डाउट्स थे कि क्या होगा हैदराबाद में, कैसे रहेंगे, ये पार्टी जो है फिर एजिटेशन चलाई इतने दिन, अब क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट दे दिए इनको, अब क्या करेंगे। आपके मन में बहुत सारे डाउट थे। एक काम करता हूं, अगर मेरा चेहरा याद नहीं है तो ये भी निकाल के फिर बता देता हूं। वैसे मेरे अपोनेंट तो कह रहे हैं कि हर जगह हमारे ही चेहरे लगे हैं, उससे भी तकलीफ हो रही है उनको। क्या करें? एक सेकंड ना प्लीज। छोड़ देते हैं। तो 6 साल पहले वाली बात और आज की बात आप एक बार कंपेयर कर लें, आप एक बार देख लें, मतलब have we delivered, have we done something good, have we done something bad? I think the people of Hyderabad have the right to choose, have the right to decide. Because अगर आप आज 6 साल बाद देखेंगे कि केसीआर गवर्नमेंट ने तेलंगाना में किया क्या, आम आदमी के लिए क्या किया हमने, बिजनेसमैन के लिए क्या किया, सबके लिए क्या किया, आज मैं 15-20 मिनट में मैं समझाने की हमारे तरफ से मैं मेरी वर्जन बोलने की कोशिश करूंगा। आप एक पावर का सिचुएशन ले लीजिए, जैसा अभी रवि प्रसाद जी कह रहे थे, पावर का इतना बदतर हाल था कि फैक्ट्री वर्कर हड़ताल नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जाके इंदिरा पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे। किरण कुमार रेड्डी साहब का दौर था, तो जाके हड़ताल किया, वहां पे पूछा कि भाई अगर 6 रुपया नहीं तो 8 रुपया ले लो, बट पावर दे दो। तो क्योंकि 2-2 दिन अगर पावर हॉलिडे होगा तो कैसे चलाएंगे, धंधा कैसे चलेगा, हम पे जो लोग डिपेंडेंट है वो लोग कैसे जिएंगे। ये आपका उस दिन का हाल था। और किरण रेड्डी साहब भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत डराने की कोशिश की कि अगर तेलंगाना बनेगा तो फिर यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, यहाँ पे तो कोई पावर प्लांट है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस दिन 7,000 मेगावाट था तेलंगाना का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो है 7,000 था। आज 6 साल के बाद तेलंगाना का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 16,000 मेगावाट पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज पर कैपिटा कंजम्पशन पावर अगर देखेंगे आप तेलंगाना, बिकॉज पावर कंजम्पशन भी डेवलपमेंट का एक डायरेक्ट इंडिकेटर है, कितना पावर कौन से राज्य में कंज्यूम होता है वो भी एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। जितना ज्यादा, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देखते हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एवरीबडी यूजेस ऑल काइंड ऑफ गैजेट्स, तो उसमें पावर कंजम्पशन भी होता है। आज तेलंगाना पूरा देश में 29 स्टेट्स हैं, अब कश्मीर निकाल दिए तो 28 है, 28 स्टेट्स में highest per capita consumption of power is currently in Telangana. So that also is an indicator of how well we have grown in the last 6 years. The second thing I would like to point out, हमारे सीएम जो हैं बहुत ग्रास रूट में रूटेड आदमी है। वो वैसे तो समझते हैं टेक्नोलॉजी का क्या शक्ति है, टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है और टेक्नोलॉजी से कैसे आम आदमी को फायदा पहुंचे, ये सब जानते हैं। बट वो किसान के बारे में बात करते हैं, बिजली के बारे में बात करते हैं, सड़क के बारे में बात करते हैं, आम आदमी के बारे में बात करते हैं, गरीब को खुश रखने का बात करते हैं। क्यों करते हैं? वेलफेयर के बारे में क्यों केसीआर साहब बात करते हैं? वेलफेयर इसलिए बहुत अहम है हमारे राज्य में और हमारे देश में खासकर। मैं एक बात आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब बिजनेस कम्युनिटी के हो, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, शायद आप भी मेरे साथ राजी होंगे, मेरे साथ सहमत होंगे। आज इस देश में, इंडिया में, वेल्थ क्रिएटर को, एंटरप्रेन्योर को
जो इज्जत मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि देश में इतना डिवाइड है। एक तरफ गरीबी इतना ज्यादा है और एक तरफ अंबानी भी हमारे ही पास है, अदानी साहब भी हमारे ही पास है, और बाकी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक रतन टाटा जी, बिरला एटसेट्रा, वो भी है। बट द कॉन्ट्रास्ट इज सो स्टार्क, फर्क इतना ज्यादा है कि इंडिया में अगर कॉमन मैन को ये लगे कि भाई ये जो पैसा कमाने वाले हैं, उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं, ये लोग सही रास्ते से नहीं कमा रहे हैं, ये लोग they are doing something that they should not be doing and earning money. Now that divide will grow, that will lead to strife. The reason why I say this is because आज अमेरिका अगर आप जाइए, यूरोप जाइए, वहां पे एक बात बहुत बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे अगर वॉरेन बुफे है या स्टीव जॉब्स हैं या बिल गेट्स हैं या कोई बड़े मतलब जेफ बीजोस हैं, इनको वहां पे पोस्टर बॉय करके देखा जाता है, भाई ये तो हमारे लिए आदर्श है, हमें ऐसे बनना है। एवरी यंग मैन देयर, एवरी यंग किड देयर ड्रीम्स की मुझे भी ऐसा कुछ करना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्क ज़करबर्ग बनना है, ऐसा कुछ करना है। इंडिया में वो हाल नहीं होता है। इंडिया में जो आदमी अमीर है, इंडिया में जो मेहनत करके कुछ पैसा कमाया होगा, उसको हमेशा एक गलत नजरिए से देखा जाता है। इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। द रीजन व्हाई आई से दिस इज बिकॉज यहां पे जो डिवाइड है, इसको अगर ठीक से हम हैंडल नहीं करते हैं, गरीब अगर गरीब रह जाता है, अमीर अगर अमीर बनता गया, it will lead to a civil strife. Now, for that not to happen, to ensure that never happens, to ensure that harmony prevails, it is important that government always focuses on the most vulnerable section in the society. यहाँ गरीब से गरीब जो लाचार आदमी है, उसके लिए जितना वेलफेयर किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, एंटी सोशल एलिमेंट कब आते हैं, चोरी कब होता है, चेन स्नैचिंग कब होता है, जब उसके पास कोई रोजी रोटी मिलने का, रोजगार मिलने का मौका नहीं होता है, या उसको उसकी देखभाल ठीक से नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको खाने पीने का अगर व्यवस्था ठीक से किया नहीं जाता है, तो ऑटोमेटिकली एंटी सोशल एलिमेंट हो जाता है। उसी को रोकने की कोशिश में आज, टू एंश्योर दैट देयर इज हार्मनी, टू एंश्योर दैट द वल्नरेबल सेक्शन इन द सोसाइटी is taken care of, our honorable chief minister has focused on welfare. That's why you see a program like Asara Pension, where anybody who's above the age of 65 gets a pension, a monthly pension support of 2,000 rupees. हमारे आने से पहले वो 200 था, उसको हमने 10 गुना बढ़ा के 2,000 कर दिया। आज हैदराबाद में अगर एक सैनिटेशन वर्कर है जो हमारे ये सबके लिए काम करते हैं, कोविड टाइम में भी काम कर रहे थे, उनका तनख्वाह था 8,500 जब हम लोग आए, आज वो 17,500 हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी देखभाल अगर ठीक से नहीं करते हैं, जो लोग हमारी देखभाल करते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। इसके अलावा आज कोई गरीब अगर शादी करता है तेलंगाना में, तो उसको कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अंडर 1 लाख रुपया दिया जाता है, ताकि उसके शादी में कोई गैप ना रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए। उसके अलावा देयर सो मेनी थिंग्स आई कैन टेल यू टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। वी ब्रॉट इन व्हाट इज कॉल्ड एज केसीआर किट। अगर एक गरीब आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है और वहां पे अपनी वाइफ की या अपनी बच्ची की डिलीवरी कराता है, उससे 2 फायदा है। एक तो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ensure that there are no unnecessary hysterectomies and things like that. They also ensure that the infant mortality and maternal mortality also come down. In fact, Telangana today, I'm happy to share with you, is the state which has controlled infant mortality and maternal mortality in the best possible manner, and that has been reported by Union Health Ministry. So these are all the things, and I can reel out several other things. जैसे अगर खाना है गरीब को हैदराबाद में, तो हमने अन्नपूर्णा सेंटर चालू कर दिया, जिसमें आपके फैक्ट्री वर्कर होंगे या कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग लेने आया होगा, सारे लोग 5 रुपए में एक अच्छा सा खाना मिल जाता है। उसी के वैसे ही आज बस्ती दवाखाना हमने चालू कर दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर डिस्पेंसरीज इन ऑल द स्लम्स। सो मोर देन 225 हैव स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू टेक दैट नंबर टू 350। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं और 10-15 मिनट बोल सकता हूं कि हमने गरीब के लिए क्या किया। ये वो इसलिए करते हैं, दिस मॉडल ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, बैलेंस्ड मॉडल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी सोशल अनरेस्ट। और सोशल अनरेस्ट जब होता है, इसी राज्य में, जो इससे पहले आंध्र प्रदेश था, इसी राज्य में हमने नक्सलिज्म देखा, हमने बहुत सारा चीज देखा, यहाँ पे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होते हुए देखा। मैं बचपन में, मैं ग्रामर स्कूल में पढ़ा था यहाँ पे एबिट्स में। मुझे याद है, मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, हर साल कम से कम 1 हफ्ता हॉलीडे मिलता था। और हम लोग तो बच्चे स्कूल में हैं, तो हॉलीडे के लिए देखते थे, हॉलीडे कैसे मिले, हमारे को क्या उससे, हॉलीडे तो मिलना था हमें।
मिलता था। दैट अफेक्टेड नॉट ओनली schools and colleges and institutions. That affects business, that affects your way of life, that affects everybody. क्योंकि एक बार हार्मनी डिस्टर्ब हो जाए, एक बार सोशल हार्मनी, पीस अगर डिस्टर्ब हो जाए, उससे जरूर नुकसान हर किसी का होता है, पूरा सिटी का होता है। आज तेलंगाना काफी सारे इंडिकेटर्स में आगे बढ़ रही है। पीने की पानी जो थी, थोड़ा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, 90-95% प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे भी जगह थे जहां पे 14 दिन में पानी मिलता था एक बार, 10 दिन में एक बार मिलता था, एक हफ्ते में एक बार मिलता था। आज मिशन भगीरथ करके एक प्रोग्राम चल रही है, जिसके तहत आज 90-95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज अगर आप रोड देखें, रोड्स अगर हैदराबाद में देखें, एक 3 pronged एजेंडा हमने लिया। नए रोड और नए फ्लाईओवर जो हैं एसआरडीपी के अंडर, अगर आप हैदराबाद में, नए हैदराबाद कहीं भी जाएंगे, एलबी नगर चले आप, कुकटपल्ली चले, बालानगर जाइए, उप्पल जाइए, गच्चीबौली जाइए, हर जगह आज आप वीएसटी जाइए, इंदिरा पार्क जाइए, हर जगह आज आपको नए नए फ्लाईओवर बनते हुए या बनाए हुए आपको दिखेंगे, अंडरपास दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे, ये सारी चीज दिखेंगे। एक तो एसआरडीपी एक तरफ, दूसरी तरफ हमने 136 हमने नए लिंक रोड का भी प्लान किया, उसमें से 22 तक चालू हो गए, शुरू हो गए, और जो मेन रोड होते हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए लिंक रोड हम लोग बना रहे हैं। 136 का प्लान है, इसको 3000 करोड़ लगेगा, बट वो भी फेजेस में चल रहा है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, जो एग्जिस्टिंग रोड है इसको भी बंदोबस्त रखने के लिए, इसको भी ठीक ठाक रखने के लिए, देखभाल ठीक करने के लिए, उसका एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम करके लिया, जिसमें हमने 710 किलोमीटर का जो मेन रोड है हैदराबाद में, 4 लेन और अबव, जैसे अभी असेंबली से लेकर अभी कुकटपल्ली तक, एलबी नगर तक जो मेन रोड है, या अमीरपेट में जो मेन रोड है, इसको हमने सीआरएमपी के अंडर लिया। इसमें हमने 6 पैकेज कर दिया, 6 हिस्सों में बांटा इसको, और एजेंसीज को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि भाई आप रोड डालो, 5 साल आप ही को मेंटेन करना है, गड्ढा भी पड़े तो फिर आप ही को भरना है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, जीएचएमसी पैसा नहीं देगी। उसमें आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, बट मैं वादा करता हूं आपसे, एक नया एक्सपेरिमेंट है ये, बट मेरे हिसाब से तो ये पक्का सफल होगा, और मेरे हिसाब से हैदराबाद में रोड बेटर होंगे। बट एक केविएट है, वो ये है कि हैदराबाद में अगर रोड हमेशा ठीक से बंदोबस्त रहना है, विदाउट गड्ढा एंड ऑल, व्हाट डू वी डू? पानी और बीटी, डांबर जो होता है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। पानी अगर रुक जाता है रोड पे तो रोड जरूर खराब होगा। तो सबसे अहम बात है हैदराबाद की ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से इंप्रूव करने का, क्योंकि कोर सिटी जो हैदराबाद है, एमसीएच, पुरानी एमसीएच जो है, पुरानी एमसीएच में आज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी हम लोग ले नहीं पाते। 2 सेंटीमीटर पर घंटा नहीं, 2 सेंटीमीटर पूरे दिन में। उससे ज्यादा बारिश अगर होता है ना, तो फिर फ्लडिंग हो जाएगा, फिर वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी उतनी पुरानी सीवरेज सिस्टम है। और जो पेरिफेरल एरियाज है, जैसे शेरलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली, आपका राजेंद्र नगर और उपल, मलकाजगिरी, कुतबुलापुर, ये सारे जगह अंडरग्राउंड ड्रेनेज है ही नहीं। तो हमने पिछले 4-5 सालों में हमने 4-5 प्रायोरिटीज हमने रखा था। एक तो पावर थी, वाटर सप्लाई था, रोड्स था, सैनिटेशन था, इसमें हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया। और बस्ती दवाखाना हमने चालू किया। आज अगर आप देखेंगे एलईडी लाइट्स, 4,70,000 एलईडी लाइट हमने लगाया। और सिक्योरिटी के लिए आज 5 लाख सीसी कैमरास यहाँ पे हैदराबाद में है। पूरा इंडिया में आज जितने सीसी कैमरास हैं उसमें से 65% हैदराबाद में है। वो इसलिए हमने किया कि यहाँ पे सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम है। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगली टर्म में, क्योंकि हम गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट अभी 3 साल है हमारी, जो रोल है हमारी जो गवर्नमेंट है, तो उसमें मैं वादा करता हूं आपसे, यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ की जो नालास है, जिसपे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस है और जिसकी वजह से अक्टूबर में बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी, उसको रिपीट नहीं करने देंगे। क्योंकि अक्टूबर में जो बारिश भी हुई थी वो इतनी बड़ी बारिश थी, 104 साल बाद 1916 में इतनी बड़ी बारिश हुई थी। 142 सेंटीमीटर की बारिश 1916 में हुई थी, और फिर अभी 132 सेंटीमीटर की बारिश इस बार हुई है अभी तक 2020 में। अब आप तो जानते हो 2020 ईयर ही बहुत अजीब है। इसमें मैं तो सोच रहा हूं जितना जल्दी खत्म हो जाए ईयर उतना अच्छा है। इसको इरेज कर दें, डिलीट कर दें और आगे बढ़े। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि 100 साल में कभी नहीं होने वाली बारिश एक बार अगर हो जाए
तो दिक्कत तो होगी। आज आप बॉम्बे देख लें, बॉम्बे में मुझे याद है 2005 में मैं काम कर रहा था, मैं तब बिजनेस में था, तो मुझे याद है मैं बॉम्बे गया था, वीटी में था, बारिश हो गई, मुझे जाना था बैंड्रा, ताज लैंडसेंड में था मैं, तो वीटी से मैं 4 बजे शाम में निकल के सर पे लैपटॉप लगा लेके मेरा अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंचा मैं बैंड्रा, चलते चलते, और पानी यहां तक थी, कमर तक। बात यह है कि ऐसे आज दृश्य आपको हर जगह मिलेंगे। आज चेन्नई देखिए आप, हाल ही में फ्लड हुआ था, बैंगलोर देखिए उसमें भी हुआ था, पटना में तो आज हमारे बीजेपी के मित्र यहाँ बहुत हमारे टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद में तो आप वेनिस कर दिए, इसको ये कर दिए, वो कर दिए। ठीक है भाई, पटना में तो आपका सुशील मोदी साहब थे, उसको भी, उनको भी वोट में बचा के लाना पड़ा उनको भी। तो आप कहां ठीक है? हमसे ऐसा थोड़ी कि यहीं पे गड़बड़ है, बाकी सब दुनिया एकदम सुंदर है और साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है। इंडिया में मैं तो आज दावे के साथ कह सकता हूं, सवाल कर सकता हूं, इंडिया में आज हैदराबाद से बेहतर सिटी कोई है ही नहीं। आप दिखाओ मुझे, चाहे, और मैं हमारे दोस्तों के साथ भी कहते रहता हूं, मेरे स्कूल के दोस्त है, मेरी टांग खींचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि, और मैं बोलते रहते हैं यार तू मिनिस्टर है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं उनको बोलते रहता हूं, एक काम कर, तू बैंगलोर जाके 2 दिन रुक के आ, ट्रैफिक का फिर तेरे को पता चलेगा वहां क्या है, यहां क्या है। और तू जाके बॉम्बे में 2 दिन रह के आ, फिर चेन्नई जा, फिर जाके दिल्ली जा, फिर वापिस आ हैदराबाद, तब तू जाके हैदराबाद को फिर अप्रिशिएट करेगा। हम लोग जो है, जो लोग हैदराबाद में यहां पले बड़े हैं, वी टेंड टू टेक आवर सिटी फॉर ग्रांटेड कि भाई ये तो है, हाँ है, बट वी आर बेटर। दैट इज वाई मैं सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो टीएसआई पास है। मैं बोल रहा हूं कि मर्सर जो एजेंसी है, जो सिटीज को लिवेबिलिटी इंडेक्स पे रैंकिंग देती है, अगर वो 5 साल 2015 से लेकर 20 तक ये कहती है कि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर हैदराबाद में है, तो वो तो मेरी सर्टिफिकेट तो नहीं है, उनकी सर्टिफिकेट है। आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हमें कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण में अब बॉम्बे से बेहतर हो, दिल्ली से बेहतर हो, कोलकाता से बेहतर हो, बैंगलोर से बेहतर हो, पुणे से बेहतर हो, उनकी अहमदाबाद से हम बेहतर हैं। तो 19वां रैंक है पूरे देश में। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग अव्वल नंबर पे हैं, बट ये जरूर कहूंगा कि मैं बाकी मेट्रो से बेहतर है हम लोग। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सारा काम कर दिया इसलिए मुझे वोट दो। काम तो कुछ किया मैंने, अच्छा शुरुआत हमने किया और आगे भी ले जाएंगे। अधूरा है काम, कहीं कहीं सारे जगह अधूरा है, उसको भी आगे ले जाएंगे। रोड्स हैं और इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, सैनिटेशन में भी आपको बताना होगा। हमारे आने से पहले 2014 में हर दिन हैदराबाद में से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट खोड़ा जो है 3500 टन का निकलता था हर दिन। हमारे आने के बाद सीएम साहब ने एक स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम चालू किया और जिसमें हमने 2500 स्वच्छ ऑटो हमने लगाया और फिर एफिशिएंसी हमने बढ़ाया। उसके वजह से आज 6000 टन का आज खोड़ा निकलता है हैदराबाद से। लोगों की, जनता की बढ़ने से या वेस्ट इंक्रीज होने से नहीं बढ़ा ये नंबर, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई कलेक्शन की। आज अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में जो खटोरा गाड़ी आपको दिखेगा, 2 डंपर बिन लगा लेके जाते रहता है वो जवाहर नगर, उसको भी हमने हटाया। 55 हमने हटाया, 100 गाड़ी और हटानी है। मॉडर्न हमने गाड़ी लाया पूरा। आज अगर ग्लोबल सिटी में अगर कहीं भी आप देखेंगे तो क्लोज कंटेन्ड स्पेस में ले जाते हैं खोड़ा आप डंप यार्ड को, वैसे ही गाड़ी हमने 55 तो चालू कर दिया। एक 20 दिन पहले हमने उनका फ्लैग ऑफ किया था। बाकी भी जो 100 आने हैं वो भी संक्रांति तक आ जाएंगे और जरूर आप देखेंगे कि हैदराबाद में वो पुराने वाले खटारा गाड़ी आपको नहीं देखने दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे लिए, ये तो मेरी सिटी भी है। और हम इंडिया में सेकेंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी हमने चालू कर दिया जवाहर नगर में। आज जो यहां से वेस्ट जाती है सॉलिड वेस्ट, जाके वहां पे सेग्रीगेट होती है। वेट वेस्ट जो है जिससे हम लोग आज यूरिया और अपना मैन्यूर बनाते हैं, जिसको फिर फार्मर को देते हैं। और जो वेट ड्राई वेस्ट है उसको हम लोग जला के इंसिनरेट करके एनर्जी उससे हम लोग आज कन्वर्ट करते हैं। 20 मेगावाट वाला प्लांट चालू हो चुका है, रामकी वहां पे चालू कर दी है जवाहर नगर में, और 28 मेगावाट का हमने उसका फाउंडेशन भी हमने कर दिया। इसके अलावा जवाहर नगर के अलावा 2 और डंप यार्ड का भी जगह ले लिया हमने, प्यारे नगर में और लकडारम में। वहां पे भी 2 और अल्टरनेट डंप यार्ड्स होंगे और 15 और मेगावाट का भी हम एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करेंगे। अल्टीमेटली 63 megawatts of energy will be produced from waste, and Hyderabad will never have a problem with municipal solid waste like Delhi or other cities where you see this happening. Likewise, liquid waste, if you look at it,
Out of the 2000 mld of liquid waste that gets generated in Hyderabad today, we treat 41% of it. 770 mld is currently treated. बट बाकी ट्रीट करना है, जैसे आपका कुकटपल्ली नाला है, बाकी नालाज है, ट्रीटमेंट करनी है. हमारी नेक्स्ट एजेंडा यही रहेगी कि लेक्स, ड्रेन्स एंड मूसी, इसको आगे 2-3 साल में ब्यूटिफाई करके, इसको प्यूरिफाई करके, ट्रीटमेंट करके, एक लिक्विड वेस्ट पे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे. स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और हमारी ड्रेनेज सिस्टम, इसको इंप्रूव करेंगे. ये मेरी वादा है आपसे, because that's my commitment to Hyderabad. We've taken care of some basic sectors. Now this one remains a big challenge, and since the rains have come and since they've shown us the inadequacies in the existing stormwater drains, I assure you this will be a priority for the next few years. But one thing I would like to request you, आज अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, हैदराबाद में पिछले 6 साल में एक भी दिन, 1 मिनट के लिए भी आपको कर्फ्यू या कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी. आप आराम से आपका धंधा कर रहे थे, पावर था, लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे. यूनियन बाजी भी नहीं है यहाँ पे ज्यादा. यूनियन की तरफ से भी डिस्टर्बेंस जैसा केरला में, बंगाल में होता है, वो वाला हालचाल भी नहीं है यहाँ पे. ऐसी कोई लेबर यूनियन, फैक्ट्री वर्कर्स डिस्टर्ब करें, स्ट्राइक पे जाएं या बंद कर दें, लॉकआउट कर दें, ऐसी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है. सब ठीक चल रहा है. मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है, आज जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए. क्योंकि हमारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उनको भी अगर डेवलपमेंट एजेंडा पे अगर हमारे साथ मुकाबला करना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं. वो अगर कहें कि आप भाई आपने 65,000 या कुछ करोड़ आपने रुपया खर्च किया पिछले 5-6 साल में, मैं उससे दुगना करूंगा तो कोई बात नहीं. बट एजेंडा देखिए, हमारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं, एजेंडा उनका क्या है? वो बोलते हैं, यहां के जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं, वो कहते हैं कि ये देशद्रोहियों के और देशभक्तों के बीच में पोटी है, कंपटीशन है. मैं बोला देशद्रोही और देशभक्ति, मैं कहां देशभक्त नहीं हूं यार, मैंने क्या किया? वो बोलता है कि अकबर, बिन लादेन, बाबर और हमारे खिलाफ. मैं बोला ये अकबर कौन है, बाबर कौन है, बिन लादेन कौन है, मेरे को क्या वास्ता है? वो हैदराबाद का वोटर भी नहीं है उन्होंने, वो कहां से आ गया इसमें? मतलब रेटोरिक सेट करके कुछ भी बोलेंगे क्या? अगर आपका मुखालिफत, आपका मुकाबला, आपका झगड़ा अगर एमआईएम के साथ है तो लड़ो यार, मैं कहां रोक रहा हूं? लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, भिड़ जाओ. पर एक बात तो पक्का है, लड़ लो, कुछ भी करो, पर अगर आप एक दूसरे के झगड़े में हैदराबाद को खराब करेंगे तो बिल्कुल ये हमारे लिए मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है. एक आदमी बोलता है अकबर ओवैसी कि मैं एनटीआर समाधि और पीवी नरसिम्हा राव समाधि उखाड़ दूंगा. दूसरा बोलता है मैं तेरा ऑफिस आके गिरा दूंगा. ये गिराने वाली बातें होती रहेंगी क्या? नया बनाने का कुछ नहीं करेंगे आप? यही एजेंडा है आपका? मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये कहां की रीत है? 2020 है. ये क्या बदनसीबी है कि हम लोग ये फिर वही सुनना पड़ रहा है. ये पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है भाई, बल्दिया है. आप ये बात करो कि रोड क्या है, पार्क क्या है, का ब्रिज, आपका ब्रिज कहां बनाओगे, कलवर्ट कहां है, हमारे बच्चे लाइट नहीं जल रहा है या कुछ और है, आप उस बात पे चर्चा करो. वो नहीं करेंगे. मैंने पूछा बार बार, एक ही सेंट्रल मिनिस्टर है तेलंगाना से, किशन रेड्डी साहब, तो मैंने उनसे भी पूछा भाई एक बात बताओ, मैंने ये बुक छापा है कि मैंने पिछले 6 साल, जैसे आपके बच्चे दिखाते हैं ना आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, तो मैं भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दिया अपना. मैं बोला यार देख लो, मैंने जो काम किया मैंने तो इसमें डाल दिया, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया मैं आपके सामने रख रहा हूं ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए. इसलिए मैंने जिम्मेदारी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट दे दिया, बोला कि भाई मैंने इतना किया है. मैं किशन रेड्डी साहब से कहा कि भाई एक काम करो, आप बताओ पिछले 6 साल में आपने किया क्या हैदराबाद के लिए, 1 पैसे का काम बताओ मुझे, 1 रुपये का कहीं भी बता दो. नहीं तैयार हो. बोलते हैं उसके ऊपर मैं अगर पूछता हूं तो उनको ठीक नहीं लगता है. बोलते हैं कि भाई तुमने जो भी किया उसमें मेरा भी हिस्सा है. मैंने देखा ठीक है यार, अगर मेरा आपका हिस्सा है तो देखते हैं, चलो निकालो. तो निकाला, हमने हिसाब किताब किया. पिछले 6 साल में हैदराबाद और तेलंगाना की जनता ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस में, हम सब ने, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सीएसटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो,
हमने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,72,000 करोड़ रुपया टैक्सेस में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि फेडरल रिपब्लिक है, हर राज्य को वो लोग भी पैसा देना है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली देना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन बोलती है कि दो, तो देना पड़ता है। उन्होंने दिया 1,40,000 करोड़ पिछले 6 साल में। दिया हमने 2,72,000 करोड़, वापिस आया 1,40,000 करोड़। अब हमारे अमित शाह साहब आते हैं यहां पे, बोलते हैं कि हमने तेलंगाना को 1,00,000 करोड़ दिया। मैं बोलता हूं यार ये कहां की रीत है? मैंने दिया रुपया, आप दिए 8 आना, फिर आके बोलते हैं कि मैंने तुमको ज्यादा कुछ दे दिया। ये कहां की रीत है? अगर आप मेरे से 2,72,000 लेके अगर आप उसके ऊपर 1,00,000 देते तो मैं बोलता हाँ अमित शाह साहब सही बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपने कुछ किया। ये कहां की रीत है? कि गलत है ना ये तो। और दूसरी बात, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मैं अगर 2,72,000 देता हूं आपको तो मुझे वापस 2,72,000 दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आई एम अ प्राउड इंडियन। आई नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ बॉर्डर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस। मैं जानता हूं, आई एम अ फुली अवेयर इंडिविजुअल, आई एम अ प्राउड इंडियन। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आप सच सच बोलो। हैदराबाद आ रहे हो आप, हैदराबाद अगर आओगे तो आप सच सच बोलो कि आपने क्या किया। ऐसा न को पोज मारो कि यहां के आके नहीं 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 हम आपको जो देना था उससे ज्यादा दे दिए, मेहरबानी कर दिया आपके ऊपर, ये न को बोलो। अगर लेन देन की बात होती है तो हमने आपको दिया, आपने कहां दिया हमें? आज हमारा पैसा अगर आपके बीमारू राज्यों में खर्च हो रहा है तो हमारा तेलंगाना जनता का पैसा है। आज अगर 1,30,000 करोड़ जो घाटा हमें पड़ा, आप खर्च कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, करो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पे आके फिर पोज मारना कि हमने कुछ दे दिया आपको, ये गलत है। मेरी एतराज इस बात से है। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है। मैं जानता हूं जैसे हैदराबाद में अगर आज पैसा यहां से मिलता है राज्य सरकार को तो पूरा का पूरा पैसा हैदराबाद में थोड़ी लगाएंगे। पिछड़ा जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, हम भी वहीं पे लगाते हैं। बट अगर मैं जाके बोलूंगा पिछड़ा इलाका कोई जिला है, मेरा सिलसिला है, वहां जाके बोलूंगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना दे दिया, हैदराबाद में आके बोलूं कि इतना दे दिया, ये गलत है। ये जो लेने वाले देने वाले एटीट्यूड है, इससे मुझे दिक्कत है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप एक बार सोचें। अगर आज आप मुझसे कहें कि आपने किया क्या 6 सालों में, मैं आपको ये बुक दिखा दूंगा, बोलूंगा कि भाई मैंने ये सब कुछ किया। मैंने मेट्रो चालू करवा दिया, मैंने मेट्रो में पैसा लगाया, मैंने रोड वाइडन करवाया, मैं नया रोड बनवा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, पानी का सहूलत बेटर किया हूं, बिजली का सहूलत बेटर किया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वोटिंग करने से पहले ब्लाइंडली मत जाइए। ब्लाइंडली जाके फिर मैं इसको वोट दूंगा क्योंकि ये इससे नफरत करता है, ये कहां की एजेंडा है? ये कहां की रीत है? मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर सबका साथ सबका विकास में तो सबको होना चाहिए। गलत है कि एक मजहब को, एक ख्वाम को एक नेगेटिव एंगल में दिखा के उस पर वोट पूछना, वो भी लोकल बॉडी इलेक्शन में। ये कहां की रीत है? हैदराबाद इलेक्शन है यार, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इलेक्शन में पूछो, असेंबली इलेक्शन में बात करो, चर्चा करते हैं, बट लोकल बॉडी इलेक्शन में आके कैंपेन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2014 में मोदी साहब आए थे, उन्होंने भी वादा किया था देश को आगे ले जाने की, कुछ काम किए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, किए हैं कुछ, पर मैं आपको सोचने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। उन्होंने कहा कोरोना के टाइम पे कि 20 लाख करोड़ की पैकेज दे रहे हैं। मैं इस रूम में जितने भी हमारे बिजनेस भाई है, बिजनेसमैन है, पूछना चाहता हूं, यहां पे कौन ऐसे आदमी है, कौन ऐसे कंपनी है जिसको ये 20 लाख करोड़ से फायदा मिला? कोई है? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके घूम रहा हूं कि यार कहां गया ये पैसा। मैं क्या कह रहा हूं, बात करके छोड़ देना, अधूरा छोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया? हिंदुस्तान में किसको मिला? आने से पहले मैंने रवि प्रसाद जी से बात किया, मैंने कहा यार पूछो फिर हमारे किसी को फायदा मिला? बोले मेरा जिस तक जहां तक अंडरस्टैंडिंग है मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने पूछा उनसे थोड़ा मैथ करके बताओ, अगर 20 लाख करोड़ का 132 करोड़ जो आबादी है हमारी, डिवाइड करो तो कितना मिलना चाहिए एक एक आदमी को? तो बोले 15,384 रुपीज मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डाल दो अकाउंट में, आपने कहा था, याद दिला रहा हूं आपको, जनधन खोलो, मैं 15 लाख दे देता हूं। बोले क्या हुआ? फिर बाद में बोले जुमला है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जुमले पे जुमला जुमला। आप याद कीजिए, डिमोनेटाइजेशन किए थे, क्या कहा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में? कहा क्या उन्होंने? ब्लैक मनी लाएंगे, स्विट्जरलैंड से लाएंगे।
लाए? 6 साल हो गए। आप जरा सोचिए, मैं मोदी साहब की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी पॉइंट पे आ रहा हूं। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से इकोनॉमी का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आप सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा। सीधा 8 क्वार्टर्स ऑफ स्लो डाउन हैज लैंडेड इन अ लॉकडाउन विच इज नाउ लेड टू अ रिसेशन। उस पर कोरोना आके पड़ी, फिर रिसेशन में आ गए हम लोग। आज इस देश में उद्योगपति जितने भी हैं, आप खुश हैं ना खुश हैं, आप सोच लो किसके वजह से हुआ है, आप ही सोचो। जो देश भाग रही थी, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है 2024 तक, कैसे होगी? 8 क्वार्टर स्लो डाउन होगा जीडीपी का, और जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर आज हम लोग बांग्लादेश और श्रीलंका के नीचे जाएंगे तो कैसे होगा ग्रोथ रेट, कैसे होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? बातों से थोड़ी होता है। अगर बातों से होता तो मैं भी बना देता 4-5 और चार मीनार, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि सोचिए, इस गवर्नमेंट जो तेलंगाना में है, केसीआर की गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव है कि नहीं? आप सोचो। आपको अगर कोई दिक्कत हुई इस गवर्नमेंट की तरफ से, सोचो। अगर कुछ किया गया हमारे तरफ से, राहत हमने दिया। हाँ, एक चीज हम बाकी है, आपको इंडस्ट्रियल इंसेंटिव बाकी है, मैं याद है मुझे, मैं भूला नहीं और मैं भुलक्कड़ भी नहीं हूं। इस साल बजट में मार्च में हमने पैसा लगाया था, आप देखिए एक बार बजट भी देख लीजिए, 1500 करोड़ हमने लगाया था। हमारा पूरा इंसेंटिव का पूरा एरियर्स है 2000 करोड़, तो हमने सोचा इस बार 75% क्लियर कर देते हैं जो पुराने ड्यूस हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आके पूरा खत्म कर दिया, हमारा भी हाल बेहाल हो गया, जैसा आपका हो गया, जैसा हमारा भी हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको मैं वोट के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं दे पाऊंगा, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में जरूर आपका एरियर क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। बट मेरी विनती आपसे ही है, जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है उसको बचाइए, उसको सेव करो, उसको 100% मदद करो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सोशल हार्मनी अगर एक बार डिस्टर्ब हो गई हैदराबाद में, ये जो लोग आज बात करते हैं इसको गिराने की, उसको गिराने की, बॉम्ब डालने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की, ये कहां की बात है? सर्जिकल स्ट्राइक किस पे किया जाता है? किया जाता है शत्रु देश पे, फॉरेन कंट्री पे, या कोई एनिमी टेरिटरी पे किया जाता है, अपने देश पे नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, वो कहते हैं रोहिंग्या है। हाँ यार, रोहिंग्या अगर है, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, अगर है, मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचो किसकी जिम्मेदारी है यार? रक्षा मंत्री कौन है इस देश के? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है देश में, बाहर से आ रहे हैं, रक्षा मंत्री कौन है पिछले 6 साल से? होम मिनिस्टर कौन है 6 साल से? वोटर आईडी कार्ड कौन देता है? केसीआर गवर्नमेंट थोड़ी देती है। आपका आधार कार्ड कौन देता है? हम नहीं देते हैं, आप देते हैं। देते सब कुछ आप हैं, आने देते हैं घुसपैठियों को, वो घुस जाता है अंदर, उसको कार्ड वार्ड आप देते हो, और फिर जिम्मेदारी हम पे डालते हो कि भाई यहां पे ये है वो है। क्या कर रहे थे फिर 6 साल? सो रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो रेटोरिक आज क्रिएट करके, भावुक बना के, लोगों को उकसा के, प्रोवोक करके, बाकी छोटे छोटे जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जो मुद्दा होना चाहिए उससे नजर आपका हटवा के आज जो कैंपेन चल रही है, भावुक ना बनो, सोचो, आप धीरे आराम से सोचो। अगर मैं गलत बोला, अब घर जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, डिस्कस करो कि इसने, केटीआर ने ये सब कहा गलत है कि सच है। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं मैं। और मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, आज मोदी साहब ने कहा था 2014 में 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ युवाओं को उद्योग देंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे। तो 6 साल हो गए, 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, मिला? मैं भी बोल सकता हूं कि किसी को नहीं दिया, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को नहीं दिया, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कम मिला। और ये भी कहूंगा कि आपने नए रोजगार तो छोड़ो, एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बेचना शुरू कर दिए। महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी बेचना शुरू कर दिए। एयर इंडिया को बेच रहे थे, पूछा हमने कि एयर इंडिया को क्यों बेच रहे हो? बोले नुकसान में है। ठीक है, नुकसान है तो बेचो, ठीक है। फिर हमने पूछा भाई एलआईसी में तो फायदे में है, उसको क्यों बेच रहे हो? फिर बोलते नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एनटीपीसी डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मोदी साहब ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम निकाले थे, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत है। अब नया प्रोग्राम चालू हो गया, बेचो इंडिया। इसीलिए मैं बोलता हूं, सोचो इंडिया, भावुक मत बनो, सोचो। इलेक्शन आते ही इंडिया पाकिस्तान। बिहार में इलेक्शन आ गया, वहां पे राजनाथ जी जाके भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान में क्या किए? भाई इलेक्शन बिहार में है, याद दिलाना चाह रहा था मैं उनको।
मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप सोच के वोट दें। और लोकल बॉडी इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन में आज बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कल नड्डा साहब आए, आज अमित शाह नहीं, अमित शाह नहीं, क्या नाम उनके, हमारे यूपी के सीएम साहब आ रहे हैं, योगी साहब। कल अमित जी आ रहे हैं, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ईरानी चाय हमारी बहुत ब्यूटीफुल है, बिरयानी शानदार है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम डेमोक्रेसी और वेलकम टू एनी प्लेस। बोलो यार, बोलो, समझाओ हमें कि आपने किया क्या। भावुक मत बनाओ, बहकाओ मत। आप सीधा सीधा पॉइंट पे आके बोलो 6 साल किए क्या हैं हैदराबाद के लिए, क्या करोगे ये बताओ। इस बात पे तो नहीं चर्चा करेंगे, फिर बोलेंगे फैमिली पार्टी। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। आज बीजेपी में फैमिली नहीं क्या किसी के? कर्नाटक में मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा, उनका लड़का एमपी है, दूसरा लड़का वहां स्टेट का बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है। मध्य प्रदेश आप जाइए, विजय राजे जी हैं, यशोधरा जी हैं, अब ज्योतिरादित्य जुड़ गया उनके साथ। राजस्थान आप जाइए, वसुंधरा जी हैं, दुष्यंत हैं। दिल्ली आप जाइए, मेनका जी हैं, वरुण गांधी हैं। थोड़ा दूर और जाइए, राजनाथ जी है, उनका लड़का यूपी में है। क्या बीजेपी अतीत है क्या इसके? आप ऐसे होलियर देन दो एटीट्यूड हमारे यहां नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब मोदी साहब का फैमिली नहीं है, वो अलग बात है, मेरा क्या है उससे यार। बट बाकी लोगों में तो आपका पार्टी में भी है। आप ऐसे बोलते हो जैसे कि आप अतीत हो, आप कोई होलियर देन दाव हो। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ऐसा आप पोस्चर करके, अगर सीधा पॉइंट पे बोलने के लिए उनके पास विषय नहीं है, तो ये सब गुमराह करने के लिए सब लाएंगे, फैमिली पॉलिटिक्स, ये वो फलाना ठेकाना। बात करो सीधा पॉइंट पे। तेलंगाना ने विकास में सबको पीछे छोड़ दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पीयूष गोयल जब आते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आके प्रेस करके जाते हैं। स्मृति ईरानी आती हैं, बोलती हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है आपकी। हमारे मनोहर पारिकर साहब जो लेट हैं अभी, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी आते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत डायनेमिक लीडर हो। अब जब आप नॉन इलेक्शन टाइम पे आते हो तो हमारा बहुत तारीफ करते हो यार, अब इलेक्शन के टाइम पे आके गाली देते हो, ये क्या रीत है? नॉन इलेक्शन टाइम में हम अच्छे हो गए, अब खराब हो गए क्या एकदम? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि भावुक मत बनो। मेरी रिक्वेस्ट है कि विकास, अगर हैदराबाद सिटी को हम बचाएंगे नहीं, हैदराबाद सिटी में अगर पीस को हम डिस्टर्ब करेंगे और करने देंगे, वैसे तो हम किसी को करने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, विल नॉट बी सॉफ्ट, वी विल सर्टनली नॉट बी सॉफ्ट ऑन एनीबडी, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन एमआईएम एंड बीजेपी। अगर इवन टीआरएस का भी कोई अनशन बोल दे और डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, उस पर भी केस लगाएंगे, उसको भी अंदर करेंगे। ये मेरी वादा है आपसे। क्योंकि हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, इससे पहले बहुत बार हुआ है, हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो तेलंगाना डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज माई कंसर्न। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटी और वन इलेक्शन। इलेक्शन तो इन 6 सालों में 10-12 इलेक्शन लड़े हैं, 10 जीते हैं, 1 हारे हैं, हाल ही में 1 दुब्बाक में। वो क्या फर्क पड़ता है, एक छोटे छोटे इधर उधर से कुछ नहीं होता है, हमारा गवर्नमेंट कोई गिरने वाला नहीं है। बट मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। समस्या यह है कि अगर हैदराबाद में अगर आप आग लगा देंगे आपके इलेक्शन के चक्कर में, बुझाएगा कौन? धंधा कैसे चलेगा? आज एप्पल आ रही है, अमेजॉन आ रही है, फेसबुक आ रही है, एप्पल आ रही है, अब गूगल आ रही है, तो ऐसे ही थोड़ी आएंगे। कोई बिजनेस यहां पे लगाता है, इन्वेस्टमेंट यहां लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखे बगैर लगाता है क्या कि हाल क्या है यहां पे, कैसा रहेगा माहौल? आप अगर आपके आपस के चक्कर में आप एक दूसरे के साथ भिड़ जाके पूरा पीस डिस्टर्ब करते हो, किसको तकलीफ होगी इससे? अल्टीमेटली सिटी को, अल्टीमेटली जो बच्चे आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको तकलीफ होगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज दिस, वी आर अ वेरी कमिटेड गवर्नमेंट, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ, मैं ये बात जरूर मानूंगा, जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था हमने भी बहुत गड़बड़ किया, हमने भी बहुत कुछ बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम अबव ऑल दैट, नो, वी हैव सर्टनली सेड इट, बट आवर सीएम has shown extraordinary maturity right after we assumed office. Since then till now, 6 years, have we disturbed? कितने शंकाएं थे लोगों के मन में कि भाई यहां पे क्या होगा, पहले आंध्रा वालों को भगाएंगे, फिर बाकी राज्यों वालों को भगाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो तेलंगाना राज्य है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये सब नहीं बताया गया था क्या आपको? हुआ कुछ ऐसे कहीं भी? So my request to you is, when you have a government like this, when you have a government that works for you, that thinks for you, that works committedly and sincerely, and is making all efforts to truly make Hyderabad, a global city or taking you in that right direction, my request to you is kindly support us, encourage us, and in this local election, let local issues take center stage. और मैंने अगर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात इसलिए अगर किया भी अभी आपके सामने,
तो इसलिए किया क्योंकि वो लोग यार इंटरनेशनल एक्टर्स को ला रहे हैं, बिन लाडेन को ला रहे हैं, बाबर को ला रहे हैं, तो मेरे को नेशनल पॉलिटिक्स में भी बोलना पड़ता है, मजबूरी है। अब अगर वो लोग इन्वोक नहीं करते तो मैं भी नहीं बोलता, मैं भी मोदी साहब के बारे में नहीं बोलता, बट क्योंकि वो लोग ला घसीट दिए उनको, तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, मजबूरी। तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज लेट अस फाइट दिस ऑन अ लोकल प्लैंक, let us fight this election on a local in a local mode, and my request to you is please think, मोदी साहब डबल इंजन ग्रोथ की बात करते हैं कि दिल्ली में बिहार में एक ही सरकार हो तब भी चलेगा, मैं भी वही कह रहा हूं, स्टेट में जीएचएमसी में सेम गवर्नमेंट हो तभी चलेगा, डबल इंजन पक्का। और मोदी साहब एक और बात भी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल हम हैं यहाँ के, वो दिल्ली बॉयज हैं, हम गली बॉयज हैं, हम गली बॉयज हैं, वो दिल्ली बॉयज हैं। अब दिल्ली से नड्डा साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, वो थोड़ी रहेंगे यहाँ पे, हम रहेंगे यार, वो फिर दिल्ली जाएंगे वापस, फिर रहेंगे हम। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि गली बॉयज को चुनो, दिल्ली बॉयज को दिल्ली इलेक्शन में देखते हैं, अभी नहीं, दिल्ली के टाइम पे, दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे उनके तरफ देखते हैं, तब सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिलहाल तो गली इलेक्शन है, भूलना मत। और दूसरी बात, डबल इंजन याद रखना, मैंने नहीं कहा, मोदी साहब ने कहा, फिर याद दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।